दो तीन पॉइंट्स पे मैं अपनी रीसेंट जो जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट हुई है उससे करता हूँ। 90s के दौर से हमने यहाँ पे आतंकवाद देखा और उस आतंकवाद की भेंट यहाँ पे काफी परिवार चढ़े, काफी फैमिलीज तबाह हुई। लंबे अरसे तक उन परिवारों की सुध किसी ने नहीं ली जिन परिवारों में कोई कमाने वाला था, और वो आतंकवाद की भेंट चढ़ गया। उनके बच्चों की परवरिश, उनके परिवार की देखभाल भगवान भरोसे रही। लेकिन लगभग इस 35-36 साल के टर्मोइल में सैकड़ों जो परिवार निराश हो चुके थे, जिन्होंने आशा छोड़ दी थी, उनको आज उपराज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आशा की किरण जगाई और ऐसे तमाम घरों में, ऐसे तमाम फैमिलीज में एक एक व्यक्ति को नौकरी देके, जॉब देके उनकी कुर्बानी को भी एक्नॉलेज किया, रिकॉग्नाइज किया और एक सहारे के नाते भविष्य का जीवन, फ्यूचर की जो उनकी लाइफ है वो सुखद बनाने के लिए एक सफल प्रयास हुआ। मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 10-15 दिनों में सैकड़ों परिवारों में विक्टिम्स जो थे, टेरर विक्टिम्स जो थे, उन घरों में फास्ट ट्रैक पे प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन की गई। ऑनरेबल एलजी महोदय की डायरेक्शन पे और 2 फंक्शंस जो अभी हुए, जिन फंक्शंस में उनके ऑर्डर्स को बांटा गया, मुझे लगता है कि एक खुशी की लहर ऐसे तमाम टेरर विक्टिम्स फैमिलीज में दौड़ गई। इसके लिए मैं आपके तमाम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से प्रशासन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने भी अभी लोग लाइन में हैं, वेटिंग में हैं, पाइपलाइन में हैं, उनको जल्दी से जल्दी ये जॉब, ये एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने फाइनल कर दिया है, एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है, शायद 1 महीने के अंदर अंदर तमाम ऐसे लोगों को जॉब मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे हम, मुझे लगता है कि लाइटली न लें। ये बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ऐसे घरों को, ऐसे फैमिलीज को आज चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके, जो 90 के दशक से लेके अभी तक विक्टिम्स थे, इंतजार में थे, सरकारों से वो मांग कर रहे थे, ऐसे लोगों को जॉब देके, सहारा देके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और दूसरी तरफ सरकार जो बनी हुई है, जिस सरकार ने वादे किए थे, जिस सरकार ने दावे किए थे, उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट वो केवल और केवल ड्रामे कर रही है। और मैं ये कहने में बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर स्मार्ट में इसलिए बोल रहा हूं, वो कश्मीर के लोगों को विशेषकर इस तरीके से अंडरमाइन कर रहे हैं जैसे यहाँ पे मूर्ख बैठे हैं, उसके ड्रामे को कोई समझ नहीं रहा। 13 जुलाई का वो वाक्य जहां पे वो दीवार फांद रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर की गरिमा होती है, मर्यादा होती है। उन सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए पुलिस से झगड़ते हुए देखा। हालांकि उस मजार का गेट खुला था,
अगर गेट खुला था तो उसे दीवार फांदने की आवश्यकता क्या थी? अगर गेट बंद था तो उसके वालिद साहब कहाँ से अंदर गए? उसके एडवाइजर साहब कहाँ से अंदर गए? उनकी एक मैडम मिनिस्टर कहाँ से अंदर गई? उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहाँ से अंदर गए? तो क्या जताना चाहते हैं वो? कश्मीर के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? क्या आप जाओ पुलिस के साथ फाइट करो क्योंकि मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ? उनसे लोग उनके वादे, उनके दावे याद दिलाते हैं और वो दीवार फांदते हैं। उनके प्रॉमिसेस उनको याद दिलाते हैं और वो पुलिस से झगड़ते हुए दिखते हैं। कहीं न कहीं जिस उमर अब्दुल्ला साहब से ये उम्मीद थी कि वो दोनों रीजन्स को चलाएंगे, जम्मू और कश्मीर को, वहीं पे उन्होंने जम्मू रीजन के सेंटीमेंट्स को कुचला 14 जुलाई को, क्योंकि 13 जुलाई महाराजा के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसी महाराजा के विरोधियों के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो एक पर्टिकुलर रीजन के चीफ मिनिस्टर है। वो केवल और केवल कश्मीर के ही चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जम्मू रीजन के सेंटीमेंट्स को उन्होंने तार तार किया, जम्मू रीजन के सेंटीमेंट्स को उन्होंने कुचला, डोगरा समाज के उन इमोशंस को, डोगरा समाज के उस भावना को, जिस डोगरा समाज की एक बहुत बड़ी श्रद्धा महाराजा हरि सिंह जी के प्रति है, उसको उमर अब्दुल्ला साहब ने कुचला। ये बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब एक अनसक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर, जो 2009 से 2014 में भी अनसक्सेसफुल रहे थे, जिन्होंने तब भी उन 5-6 सालों में कुछ नहीं किया, तब भी उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के नाम पे कोई स्कीम निकाली थी। मुझे अभी एग्जैक्ट उस स्कीम का याद नहीं है नाम। उस नाम पे भी उन्होंने अनएम्प्लॉयड लोगों के साथ मजाक किया। उन दिनों भी एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई, जिसमें यहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए। मैं ये कहूँगा कि 2009 से 2014 का अनसक्सेसफुल टेन्योर उमर अब्दुल्ला साहब का, दोबारा से वही अनसक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल के जम्मू और कश्मीर को दो रीजन्स में बांट के, दोनों के सेंटिमेंट्स को न एड्रेस करते हुए उनको और ज़्यादा गहराई में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दोनों रीजन्स लड़ें और उनकी पॉलिटिक्स चलती जाए। एक साथ चीफ मिनिस्टर बनते ही ये कह रहे थे कि हमें बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। सो कॉल्ड जो 370 वो कहते हैं वापस आएगा, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई इंडिया अलायंस आएगा तो हमें उम्मीद है कि 370 वापस वो लाएंगे। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी साहब का एक ज्वाइंट लेटर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जाता है, जिसमें उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 को निरस्त किया है, उसको एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने भी। मैं कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने भी कहीं पे भी उमर अब्दुल्ला साहब के उस सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस का न जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला साहब और बाकी पार्टियों का पर्दाफाश किया है, झूठ का पर्दाफाश किया है। जो झूठ उन्होंने कश्मीर के साथ किया था, मैं तो कहूँगा एक टरबाज, जिन्होंने हमेशा झूठ कहा है, टर्क हैं यहाँ पे कश्मीर के साथ। कहाँ है इंडिया अलायंस का? इंडिया अलायंस ने आज स्पष्ट कर दिया कि वो स्टेटहुड मांगते हैं। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर उस पर कांग्रेस भी उसी लाइन पे है तो मोस्ट वेलकम, हम स्वागत करते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का झूठ पर्दाफाश हो गया। वो झूठ यहाँ पे बोलते थे। कांग्रेस ने उस वक्त भी अपने आप को दूरी कर दी थी जब इन्होंने एक गोलमोल रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी जम्मू कश्मीर असेंबली में। तो कहीं न कहीं इस सारी प्रकरण को देखते हुए मैं सीरीज वाइज कहूँगा, जिन टेरर विक्टिम फैमिलीज को आज तक इन सरकारों ने नहीं पूछा, आज नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन और उपराज्यपाल ने आज उनके घरों में एक सहारा दिया, जो प्रशंसनीय है। जितनी इस पे तारीफ की जाए वो कम है, उपराज्यपाल की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, और इस पे जितनी निंदा की जाए यहाँ पे गवर्नमेंट की वो कम है। दूसरे स्टेप में जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, रीजनलिज्म की बात की है उमर अब्दुल्ला साहब ने, 14 जुलाई को एक ड्रामा करके गेट खुला होने के बावजूद कश्मीर के गरीब यूथ को भड़काने की कोशिश की है, एक प्रोवोक करने की कोशिश की है, क्योंकि इनको तो माफ है इन फैमिलीज को,
अब्दुल्ला एंड मुफ्ती फैमिलीज को माफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सड़क पे वो धक्के मार सकते हैं, पुलिस के साथ गुतमगुती कर सकते हैं, लेकिन वही प्रवोक होके अगर एक आम गरीब का बच्चा सड़क पे आता है तो उसे खून से वो खेलना पड़ता है, क्योंकि ये प्रवोक करके एक जिसे कहते हैं सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं। उस डिवाइसिव पॉलिटिक्स से उमर अब्दुल्ला साहब बाज आए, चीफ मिनिस्टर साहब बाज आए, और एक रीजनलिज्म, एक रीजन के सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को जिस तरीके से कुचला है, डोगरा समाज की भावनाओं को जिस तरीके से कुचला है, और उन राजद्रोहियों को, उन दंगाइयों को, उन ट्रेटर्स को ग्लोरीफाई किया है जिन्होंने महाराजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये एक बहुत बड़ी शेम है इस सरकार के ऊपर। तीसरी सबसे बड़ी झूठ जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की है, जिन्होंने कहा था कि बीजेपी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के 370 एब्रोगेशन को एक्नॉलेज करते हैं, और वो भी सिर्फ स्टेटहुड ही चाहते हैं, जो स्टेटहुड प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की।